Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's episode. First question is, during the 10-year waiting period, what rights are restricted for registered persons under Section 6A? Employment rights, passport rights, voting rights और property rights. 10 साल की प्रतीक्षा अवधि के दौरान धारा 6A के तहत पंजीकृत व्यक्तियों के लिए कौन से अधिकार प्रतिबंधित हैं? रोजगार अधिकार, पासपोर्ट अधिकार, मतदान अधिकार या फिर संपत्ति अधिकार? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वोटिंग राइट्स. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मतदान अधिकार. Recently, in the In Re Section 6A Citizenship Act 1955, the Supreme Court of India upheld the constitutional validity of Section 6A of the Citizenship Act. During the 10-year waiting period, individuals registered under the Section 6A have the same rights and obligations as citizens, except they are restricted from participating in electoral processes. हाल ही में धारा 6A नागरिकता अधिनियम 1955 के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा. 10 साल की प्रतीक्षा अवधि के दौरान धारा 6A के तहत पंजीकृत व्यक्तियों के पास नागरिकों के समान अधिकार और दायित्व होते हैं, सिवाय इसके कि उन्हें चुनावी प्रक्रियाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द अथॉरिटी टू इम्पोज सेंट्रल टैक्सेस अंडर आर्टिकल 265? स्टेट लेजिस्लेटर, यूनियन कैबिनेट, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट. अनुच्छेद 265 के तहत केंद्रीय कर लगाने का अधिकार किसके पास है? राज्य विधानमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पार्लियामेंट. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद. Recently, in the Patna Municipal Corporation and others versus MS Triborough Ad Bureau and others case, the Supreme Court ruled that the royalty charged by the Patna Municipal Corporation from advertising companies for hoardings is not a tax. Article 265 mandates that no tax shall be levied or collected except by the authority of the law. Taxes can only be imposed by Parliament for central taxes and by state legislature for state taxes, ensuring proper legislative backing for tax collection. हाल ही में पटना नगर निगम एवं अन्य बनाम मैसर्स ट्राइबो एंड ब्यूरो एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पटना नगर निगम द्वारा विज्ञापन कंपनियों से होर्डिंग्स के लिए ली जाने वाली रॉयल्टी कोई कर नहीं है. अनुच्छेद 265 में यह प्रावधान है कि कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा. केंद्रीय करों के लिए संसद द्वारा और राज्य करों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा ही कर लगाया जा सकता है, जिससे कर संग्रह के लिए उचित विधायी समर्थन सुनिश्चित हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील अंडर सेक्शन 19(3) ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984? 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज और 60 डेज. पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 19(3) के तहत अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या फिर 60 दिन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 30 डेज. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 30 दिन. Section 19(3) of the Family Courts Act 1984 states that every appeal under this section shall be preferred within a period of 30 days from the date of the judgment or order of a family court. पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 19(3) में कहा गया है कि इस धारा के तहत प्रत्येक अपील पारिवारिक न्यायालय के निर्णय या आदेश की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर की जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890? परमानेंट गार्जियनशिप, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू माइनर्स और एडॉप्शन प्रोसेस. संरक्षक एवं वार्ड अधिनियम 1890 की धारा 12 का प्राथमिक फोकस क्या है? स्थायी संरक्षकता, नाबालिगों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश, नाबालिगों को वित्तीय सहायता या फिर गोद लेने की प्रक्रिया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाबालिगों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश. Section 12 focuses on granting the court the power to issue temporary orders related to the custody and protection of minors and their property until a final decision is made. धारा 12 न्यायालय को अंतिम निर्णय होने तक नाबालिगों और उनकी संपत्ति की हिरासत
और संरक्षण से संबंधित अस्थायी आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करने पर केंद्रित है। लास्ट क्वेश्चन, मॉर्गेज बाय कंडीशन से दिस सेल, मॉर्गेज, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और नीदर सेल नॉर मॉर्गेज। शर्त के अनुसार बंधक बिक्री है, बिक्री, बंधक, बिक्री के लिए अनुबंध, या फिर ना तो बिक्री और ना ही बंधक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मॉर्गेज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंधक। As per 58C of the Transfer of Property Act 1882, a mortgage by conditional sale occurs when a mortgagor ostensibly sells the property with certain conditions. If the mortgage money is not paid by a certain date, the sale becomes absolute. And if the money is paid, the sale becomes void and the buyer transfers the property back to the seller. This transaction is considered a mortgage only if the condition is clearly stated in the sale document. संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 58C के अनुसार सशर्त बिक्री द्वारा बंधक तब होता है जब बंधक कर्ता कुछ शर्तों के साथ संपत्ति बेचता है। यदि बंधक राशि का भुगतान किसी निश्चित तिथि तक नहीं किया जाता है तो बिक्री पूर्ण हो जाती है, और यदि राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो बिक्री शून्य हो जाती है या खरीदार संपत्ति को विक्रेता को वापस हस्तांतरित कर देता है। इस लेन देन को बंधक तभी माना जाता है जब बिक्री दस्तावेज में शर्त स्पष्ट रूप से बताई गई हो। Now is the time for practice question. In Sunni law of inheritance, the total number of shares is 10, 15, 13 और 12. आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। उत्तराधिकार के सुन्नी कानून में शेयरों की कुल संख्या है 10, 15, 13 या फिर 12। Send the answer of this question in the comment section. Thanks for watching. इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।